बच्चों आज हमारा जो टॉपिक होगा हिंदी शब्द की उत्पत्ति, पहला जो हमारा लेक्चर है यहाँ से स्टार्ट होगा। और हमारा जो उत्तराखंड के अंदर अभी जो है एसआई की वैकेंसी आई, उसके लिए ये क्लासेस चल रही है। तो आपके लिए जो है स्टेप बाय स्टेप हमने सोचा है कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हिंदी शब्द की उत्पत्ति है, तो पहला लेक्चर आपके सामने हमारा डल रहा है और आप जो है इसको जो है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें ताकि जो इससे रिस्पॉन्स मिल सके, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो आपके सामने है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। अब देखिए हमारे सामने जो है यहाँ पर क्या है, भारत का मैप बना हुआ है और हम देखेंगे कि हिंदी शब्द जो है ये बना कैसे हैं, आया कहाँ से हैं, किसने इसको पहली बार यूज किया है, तो ये सबसे पहले हमने समझना है। तो बेटा यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये भारत है, वर्तमान भारत। तो ये आपके पास जो यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बगल में जो है यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है कैलाश मानसरोवर झील है। क्या नाम बताया? कैलाश मानसरोवर झील है। कैलाश मानसरोवर झील, कैलाश मानसरोवर झील। अब जो ये कैलाश मानसरोवर झील है ये कहाँ पड़ती है? तिब्बत में पड़ती है। और इसके बगल में एक जो है ग्लेशियर है, एक यहां पर क्या है, ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, युंगडुंग ग्लेशियर। तो ये आपका ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से जो है आपकी जो है सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। तो इस ग्लेशियर से ऐसे आती है और ये उत्तर पश्चिम में बह रही है। और यहाँ जो है जो आपका पाकिस्तान के पास है पीओके, वहां पर जो है गिलगित के पास से जो है ये यहां से एंटर करती है पाकिस्तान में और ऐसे जो है ऐसे आते आते और अरब सागर में गिर जाती है। तो ये सिंधु नदी है जिसका उद्गम हमने कहां पर बताया? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर बताया। और किसके पास है? कैलाश मानसरोवर झील है, उसके पास ये स्थित है। यहां से ये किधर को बह रही है? भारत में जब एंटर करेगी तो ये जम्मू कश्मीर में जो है यहां पर जो है एक आपके पास जो है यहां पर दो, जैसे एक आपके पास लद्दाख श्रेणी है, एक जास्कर श्रेणी है, उसके मध्य से होकर ये बहती है और इसके बाद गिलगित के पास से जो है पाकिस्तान में एंटर करती है। अब हम बताते हैं यहां पर, ठीक है, कि अखंड भारत की बात कर दे, क्योंकि प्राचीन काल की बात हो रही है, उत्पत्ति की बात हो रही है, तो वर्तमान भारत है। तो उस समय जो है ये जो आपके पास जो है ये वाला एरिया है, ये आपका जो है पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान है। अब इसके ऊपर जो है हमारे पास जो है ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये कौन सा है? अफगानिस्तान है। ये वर्तमान अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। अब इसके बाद जो है आप देखिए जो है इसके बगल में जो यहां पर ईरान है, यहां पर ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये ईरान है, ईरान। तो आप जो है ये समझते होंगे कि अखंड भारत किसे कहते हैं। तो जो प्राचीन काल में अखंड भारत था वो सारी चीजें आप देखिए कि कौन कौन से उसमें जो उस समय पार्ट थे वो बता रहा हूं। तो एक तो पाकिस्तान हो गया, एक अफगानिस्तान हो गया, एक और इसके बाद जो एक यहां पर क्या है, वर्तमान में जो है आपका नेपाल है। नेपाल के बाद क्या है, यहां पर आपका जो है भूटान है। यहां पर कौन सा देश पड़ता है? भूटान। अब इसके बाद जो वर्तमान है ये आपका जो है बांग्लादेश है, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बाद जो आपका इधर को हमारा क्या पड़ता है? म्यांमार, जिसको क्या कहते थे? बर्मा कहते थे, म्यांमार। अब इसके बाद जो है यहां पर क्या है, यहां पर जो है आपका सुमात्रा द्वीप पड़ता है और यहां पर जो है इंडोनेशिया का पार्ट, ये भी उस समय था। यहां क्या है? श्रीलंका है। तो ये मतलब आप ये समझो प्राचीन काल में यही आपका क्या था? अखंड भारत कहलाता था, अखंड भारत। अब ये अखंड भारत है, उस समय ये था। अब जब प्राचीन काल में हम देखते हैं तो हमारी जो हिंदी शब्द पर जो चर्चा होनी है, आज का टॉपिक जो चल रहा है वो कहां से आपका उपजा है। तो सबसे पहले जो है उस समय ये भारत था, तो भारत के बीच से जो है ऐसे ऐसे जो है क्या जाती थी, ये सिंधु नदी बह रही थी और यहां पर ये अरब सागर में गिरती थी। अब क्या हुआ, प्राचीन काल में यहां पर ईरान, जो ईरान है, यहां का एक शासक था, ईरान का जो शासक है उसका नाम क्या था? उसका नाम था साइरस, साइरस था। तो साइरस है, इसने जो है साइरस ने जो है आक्रमण किया था किस पर? ठीक है, भारत पर। साइरस ने, ईरान का शासक है, तो पहला शासक जो है तो उसने जो है क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। और कब की बात है? 550 ईसा पूर्व की बात है, 550 ईसा पूर्व। इसने जब भारत पर अटैक किया यहां से, तो यहां पर जो है क्या है, उस समय जो सभ्यता बस रही थी, ये हमारी सिंधु नदी है, इसके आसपास, इसके इधर को जो है पूरब साइड में जो है यहां सिंधु सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता।
अब जो ये सिंधु सभ्यता है, ये आपके जो इसका जो तुमने जो है कभी जो है आकार जो है पूछा जाता है किस प्रकार की थी सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो ये ट्रायंगल के फॉर्म में था, त्रिभुजाकार था। तो ये आपके जो यहां से जो है इसके इधर पूरब साइड में जो है सिंधु सभ्यता बसी हुई थी। तो अब जब इसने अटैक किया यहां से जो है साइरस ने जो है, तो यहां पर जो है अटैक तो कर दिया लेकिन जीत नहीं पाए। अब जीत तो नहीं पाया, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो है इसके बाद इसका बेटा आता है, उसका नाम है दाराफस्त। दाराफस्त ने लगभग जो है 518 ईसा पूर्व में जो है भारत पर अटैक किया और जो है यहां का कुछ एरिया जीत लिया। और तब जीत लिया तो यहां से जो इनके बीच जो है व्यापार भी स्थापित हुआ, आदान प्रदान हुआ। अब यहां से जो है क्या है, बहुत सारे शासक है जिन्होंने जो है भारत के ऊपर आक्रमण किया। जैसे मैंने बोला एक शासक आपका साइरस है आक्रमणकारी, एक तो साइरस है पहला आक्रमणकारी कौन है, ठीक है। अगर आपको आता है कि सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया, पहले विदेशी जो है कौन है, तो आप ईरानी बोलोगे, क्या है, साइरस। तो इसने 518 ईस्वी में जो है 550 ईसा पूर्व में जो है क्या किया था, भारत पर अटैक किया था। फिर इसका बेटा जो है कौन आया, दाराफस्त आया। इसने जो है लगभग 518 ईसा पूर्व में जो है यहां पर अटैक किया था और जीत भी गया था। और उसके बाद जो है जो हम पढ़ते हैं सिकंदर महान जो है यूनान का था, सिकंदर जो है, तो इसने भी अटैक किया था 326 ईसा पूर्व, यहां पर अटैक किया था। तो ये यूनानी आगे। अब इसके बाद जो है आपने जो है पढ़ा होगा जो है यहां पर जो है मोहम्मद बिन कासिम, ये मुस्लिम, इन्होंने भी जो है आक्रमण किया था अरबों ने, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम कब आया था, तो ये जो है आपके पास जो है 712 ईस्वी में जो इनने आक्रमण किया था यहां पर। अब देखिए जो है यहां पर इतने विदेशियों ने जो है आक्रमण किया है भारत के ऊपर। तो यहां पर जो है सबसे पहले जो आक्रमणकारी अगर आपको पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे साइरस। और साइरस कौन था, ये ईरानी थे और इनकी भाषा क्या है, फारसी है। अब देखो इसके बाद जो है हम बात करते हैं सिंधु शब्द के बारे में। अब सबसे पहले हमने देखा यहां पर कि भाई यहां पर किस किसने आक्रमण किया है और कौन सी नदी भारत के बीचों बीच से जो है बह रही है। आप देखिए इसमें जो है सबसे पहले जो है आप देखो जो है जो आपके ईरानी शासक थे, जब इन्होंने अटैक किया भारत के ऊपर तो यहां पर जो है क्या था, सिंधु क्षेत्र में जो है निवास करने वाले लोग थे, एक तो उनकी बात हो रही है और सिंधु नदी की बात हो रही है। तो ये जो सिंधु आपका शब्द है, सिंधु, इसी शब्द से जो है हमारी जो है हिंदी शब्द की क्या है, उत्पत्ति मानी जाती है। क्या मानी जाती है, उत्पत्ति। अब कैसे, देखो उच्चारण में जो है भिन्नता के कारण है। अब उच्चारण की भिन्नता की क्या बात हो रही है कि जो ईरानी थे ये क्या करते थे, वो जो हमारा सौ है इसके जगह क्या बोलते हैं, हौ बोलते हैं ईरानी इसमें भाषा में, फारसी भाषा में। इसके बाद जो है जो धौ है इसके जगह जो है क्या बोलते हैं, दौ बोलते हैं, ठीक है। ये जो फारसी भाषा की बात हो रही है, किसकी हो रही है, फारसी भाषा की, है ना। तो ईरानी कहते तो सिंधु थे लेकिन उसके जगह उनके मुंह से जो उच्चारण होता था वो हिंदू का होता था। अब देखो इसमें जो है, अब देखो यहां पर ये हमने जो है सिंधु लिखा है, सिंधु। अब सिंधु से जो है, ठीक है, आगे जो है क्या बना, देखो इसका जो है पूरा आपको मैं यहां पर डायग्राम बना के दे रहा हूं। अब देखो इसमें सिंधु के बाद जो है यहां पर क्या बना, सिंध। अब सिंध के बाद जो है क्या बना, ठीक है। ये देखो कब की बात है, ये हम जो है वैदिक संस्कृत, हिंदी जो ये सिंधु शब्द है ये संस्कृत भाषा का है। तो संस्कृत भाषा कौन सी है, वैदिक संस्कृत की बात हो रही है, वैदिक संस्कृत। अब जो ये वैदिक संस्कृत है, फिर इसके बाद जो है कौन सी आई, ठीक है, यहां पर जो है लौकिक संस्कृत आई। तो ये दोनों शब्द जो है सिंधु और सिंध, लौकिक संस्कृत, ये दोनों शब्द जो है संस्कृत के हैं। फिर इसके बाद जब ईरानियों ने यहां पर अटैक किया तो उसके बाद जो है उनका उच्चारण भिन्नता के कारण जो है सौ के जगह वो क्या बोलते थे, हौ, धौ के जगह क्या बोलते थे, दौ। तो यहां पर उन्होंने जो है क्या करा, यहां पर ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, सिंध है, तो क्या बन गया, हिंद। क्योंकि सौ के जगह वो किसका उच्चारण करते थे, हौ का, बाकी धौ के जगह जो है दौ का उच्चारण करते थे, तो क्या बन गया, हिंद। अब फिर क्या हुआ, इसके बाद जो है यहां पर ईरानी प्रत्यय हैं, इक प्रत्यय जुड़ा इसमें और इसके आगे बन गया ये हिंदिक। क्या बन गया, ये शब्द बन गया हिंदिक। फिर इसके बाद जो है यहां पर जो ये क है इसका क्या हो गया, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जो है इसका क्या हो गया, लोप हो गया।
क्या हो गया, लोप। और इसके बाद जो है हमारे पास कौन सा शब्द आ गया, तो ये हिंदी आ गया। तो बेटा आप देखो सिंधु शब्द किस भाषा का है, तो ये संस्कृत का है। आपको एग्जाम में आते हैं कि भाई जो सिंध शब्द या सिंधु शब्द है, सिंधु शब्द है ये किस भाषा का है, तो आप क्या बोलेंगे, संस्कृत, है ना। और इसके बाद जो है जो आपका जो है ये आपका हिंदी है, ये किस भाषा का है, तो ये बोलते हैं हम फारसी भाषा का। क्योंकि फारस की भाषा में सौ के जगह क्या बोलते हैं, हौ बोलते हैं, दौ के जगह जो है दौ बोलते हैं। तो यहां पर जो है जब इन्होंने अटैक किया था, तो आप ये समझो जो हमारी सिंधु नदी है उसके बाद एक सिंधु सभ्यता विकसित थी, तो यहाँ के लोगों के लिए वह जो है नदी के लिए तो सिंधु के जगह हिंदू बोलते थे, और जो यहाँ के निवासी थे बाद में जो उनको हिंद बोला उन्होंने। तो ये जो आपके अर्थ हो रहे हैं सिंधु, ये नदी का नाम है, ये संस्कृत में किसका नाम है, नदी, सिंधु नदी। और फिर आगे लौकिक संस्कृत में थोड़ा आसान हो गया, तो इसमें जो इन्होंने क्या दिया, ये भी नदी का नाम है। और फिर आगे जो है हिंद है, ये यहां से ईरानियों ने दिया, क्योंकि वो सौ के जगह क्या बोलते थे, हा बोलते थे, धौ के जगह क्या बोलते थे, दौ। तो इसलिए जो है ये भी नदी का नाम है। तो आप ये ध्यान रखना ये किसके नाम है, नदी के नाम। फिर ईरानी इसमें जो है एक प्रत्यय जुड़ा इसमें आगे जो है एक, और ये क्या बन गया, हिंदिक बन गया, जिसका अर्थ जो है क्या है, हिंदी का होता है, हिंदी का, इसका मीनिंग ये है। और इसके बाद जो है यहां पर जो ये हिंदी शब्द है, इसके बारे में अगर आपको कभी पूछा जाए ये जो है किसके लिए हुआ था, तो कालांतर में जो है ये यहां के जो है हिंद के निवासियों के लिए प्रयोग हुआ है। इसका भाषा के लिए नहीं है, हिंद के निवासियों के लिए ये प्रयुक्त हुआ है, हिंद के निवासियों के लिए। तो हमने जो है सारे शब्दों पे जो है यहां पर चर्चा कर ली है कि किसके लिए क्या हुआ है। तो जो हमारी संस्कृत है, वैदिक संस्कृत, उसमें जो है सिंधु था, सिंधु नदी का नाम। फिर आगे जो हमारी लौकिक संस्कृत है, तो इसमें जो है सिंध बन गया। फिर आगे जब ईरानियों ने अटैक किया, फिर यहां पर जो है उन्होंने जो है व्यापार किया, और उसके बाद जो उनके शब्द यहाँ पर मिक्सअप होने लग गए, और उसके बाद जो उनका जो उच्चारण होता था वह सिंध के जगह क्या निकलता था, मुंह से हिंद निकलता था। फिर उनका जो है एक प्रत्यय लग गया, फिर इसके बाद क्या बन गया, हिंदिक बन गया। फिर यहाँ क का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और आगे जाकर ठीक है आपके सामने हिंदी शब्द ठीक है आ चुका है। और ये किसके लिए होता था, हिंद के निवासियों के लिए ये शब्द आपका प्रयुक्त होता था। इतनी चीज। अब थोड़ा सा इसमें देखिए, जैसे आज के टाइम में है, देखो आप संस्कृत है, संस्कृत इसके शब्द बोलते हैं, और यहां पर हम जो है फारसी, फारसी में क्या बोलते हैं इसको, देखो जरा कुछ शब्द और भी यहां पर आप लिख सकते हैं। जैसे हमने बोला यहां पर सप्ताह, ये संस्कृत में क्या बोलते हैं, सप्ताह। अब अगर हमें जो है कहां पर, ईरानी क्या बोलते थे, सौ के जगह हौ का यूज करते थे, तो वो क्या बोलते हैं, हफ्ता बोलते थे, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका जो है देखो उच्चारण, सौ के जगह वो क्या बोलते हैं, हौ बोलते हैं। अब देखो हमने जो है सड़क लिखा, सड़क, अब सड़क बोलते थे, अब इसके जगह वो क्या बोलेंगे, इसको सौ के जगह हौ लगाते हैं, तो ये क्या पढ़ेंगे, हड़क। बल्कि राजस्थान का भी कुछ एरिया जो टचिंग है वहां पर भी जो है आज के टाइम में सड़क को हड़क ही बोला जाता है। तो कुछ शब्द ऐसे ही बहुत सारे हैं जो उनका उच्चारण जो है हमारी भाषा से थोड़ा अलग था, वो सौ के जगह हौ का उच्चारण करते हैं, और बड़ा धौ होता है उसके जगह दौ का उच्चारण करते हैं। तो इतनी चीजें आप जो है समझ चुके होंगे। अब हम इसके बारे में जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा यहां पर जो है, यहां देखिए अब कुछ यहां पर महत्वपूर्ण शब्द है, और इसके बारे में बिल्कुल आप लोग इसको नोट करेंगे, और बढ़िया तरीके से जो है यहां पर मैंने लिख दिया है, और इसी में से आपके क्वेश्चन छपने होते हैं। अब देखो जरा इसमें जो है सबसे पहले हिंदी शब्द के बारे में अगर आपको पूछा जाता है, भाई ईरानी लोग जो है सिंधु नदी को क्या कहते थे, तो हिंदू नदी कहते थे। भाई सौ के जगह हौ का है, दौ के जगह जो है दौ का प्रयोग है, तो इसलिए सिंधु को क्या कह रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द ये किस भाषा का है, तो आपको मैंने बताया फारसी भाषा का है। फारसी किसकी भाषा है, ईरानियों की। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जो हमारी जो है हिंदी भाषा है, भाषा अलग चीज है, अभी शब्द की बात हो रही है, उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये हिंदी शब्द जो है किसका है, फारसी भाषा का है, या विदेशियों ने ये दिया है। एक यहां भी देखिए, हिंदी जो है विदेशी भाषा का शब्द है, और विदेशी वो कौन है, ईरानियों की देन है। आप समझ चुके होंगे यहां पर जो है ठीक है फारसी भाषा है और ये विदेशी है, और विदेशी किसकी है, ईरानियों की देन है। अब देखो जरा आपको एक क्वेश्चन आता है कि जो हिंदी शब्द है ये किससे उत्पन्न हुआ है, तो इसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत जो है
इसके सिंधु शब्द से हुई है। देखो हमने यहां पर जो है पीछे अभी बताया था कि जो सिंधु शब्द है वो संस्कृत का है, संस्कृत भाषा का है, तो उसी शब्द से जो है आगे जो है क्या है, हिंदू बना है, और हिंदू से क्या बना है, हिंद बना, फिर हिंद से क्या बना, हिंदिक बना, और हिंदिक से क्या है, हिंदी बन चुका है। अब देखो इसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास ये आता है, ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने देसी भाषा, ये ध्यान रखेंगे, देसी भाषा या इसको बोलते हैं मध्य भाषा, इसके लिए जो है हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। आप ये ना समझे कि हिंदी भाषा के लिए ये जो उस समय जो है देसी भाषा है या मध्य भाषा है, उसके लिए जो सबसे पहले अमीर खुसरो ने जो है शब्द यूज किया था तो कौन सा था, हिंदी या हिंदवी शब्द। भाषा के लिए नहीं था, वो किसके लिए है, देसी भाषा के लिए जो है अमीर खुसरो ने जो है कौन सा शब्द प्रयोग किया था, हिंदी शब्द। अब बेटा इसके बाद देखो आप यहां पर हिंदी शब्द है, इसका पहला प्रयोग भारत में जो है, ठीक है, भारत की भाषा के रूप में, ये जरूर ध्यान रखना, पहला प्रयोग भारत की भाषा के रूप में किसने किया था, सफरुद्दीन यजदी। किसने किया था, सफरुद्दीन यजदी। ये क्वेश्चन आता है, हिंदी शब्द का पहला प्रयोग भारत की भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग किसने किया, शरफुद्दीन यजदी। और कौन सी पुस्तक में किया आपने, जफरनामा। तो जफरनामा 1424 में लिखी गई है, किसके द्वारा, शरफुद्दीन यजदी के द्वारा। ये अरबी विद्वान था और ये माना जाता है ये जो तैमूर लंग आप इतिहास में पढ़ते हैं, तैमूर लंग उसका पोता था। किसका, तैमूर लंग है उसका, इसको क्या माना जाता है, पोता माना जाता है। तो अगर आपको आता है हिंदी शब्द का पहला प्रयोग भारत की भाषा के रूप में किसने किया था, तो उसका नाम होगा शरफुद्दीन यजदी। अगर आपको पूछा जाता है कि भाई कौन सी पुस्तक में किया गया है, तो जफरनामा। और कब की बात है, 1424 ईस्वी में ये मिलता है, वहां पर उसका जो है 1424 का जो जफरनामा जो है पुस्तक है, ये लिखी थी उसमें इसका प्रयोग मिलता है। ठीक है, किसके लिए, भारत की भाषा के रूप में, ये भाषा के रूप में पहला प्रयोग है। और ये किसका पोता माना जाता है, तैमूर लंग। अब देखो कुछ और जो है, ये तो हिंदी शब्द की बात हो रही थी। अब यहां पर क्या है, हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखना, शोरसेनी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश के 7 प्रकार आप पढ़ेंगे आगे, तो वहां पर आपको बताया जाएगा। तो आप ध्यान रखना, हिंदी भाषा का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ, भाषा की बात हो रही है, शब्द की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो इसमें हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति, अगर आपको पूछते हैं मूल, जहां मूल शब्द आ गया वहां समझो संस्कृत है, क्योंकि जगत जननी आपकी भाषा कौन सी है, संस्कृत है। अब देखो इसमें जो है हमने बता दिया हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत। लेकिन जो इसका भाषा का विकास हुआ है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आपने पढ़ा होगा, पहले संस्कृत है, फिर संस्कृत के बाद जो है क्या है, उसके बाद जो है पाली आती है, फिर पाली के बाद क्या है, प्राकृत आती है, फिर प्राकृत के बाद क्या है, इसके बाद अवट आती है, फिर अवट के बाद जो है अपभ्रंश। ठीक है, ऐसे जो है इसका क्रम है। तो आप ध्यान रखेंगे, उसी में से जो है जब आप अपभ्रंश पढ़ेंगे उसके 7 प्रकार है, तो उसी में से आपकी शोरसेनी अपभ्रंश है ना, उसी से जो है हिंदी भाषा का क्या है, विकास माना जाता है। अब एक क्वेश्चन जो है यहां हम अमीर खुसरो की हमने बात की, तो इसके बारे में ध्यान रखना, खड़ी बोली इसका जनक अगर आपको पूछा जाता है तो आप किसका नाम बताएंगे, अमीर खुसरो का नाम बताएंगे। ठीक है, तो मैंने विकास की बात की, विकास कैसे हुआ, पहले जो है संस्कृत है, फिर संस्कृत के बाद जो है, ठीक है, यहां पर जो है क्या है, पाली आई, फिर पाली के बाद क्या है, प्राकृत आई, फिर प्राकृत के बाद जो है यहां पर क्या है, इसके बाद जो है अपभ्रंश है, फिर अपभ्रंश के बाद जो है क्या आई, यहां पर अपभ्रंश के बाद जो यहां पर क्या आई, तो अवहट है, फिर अवहट से जो है इसके बाद जो है क्या है, ये खड़ी बोली इसी को बोलते हैं अवहट को, और इसके बाद जो हम जो हिंदी आज बोल रहे हैं हम, इसका विकास हुआ। तो देखो अगर तो आपको अपभ्रंश के 7 प्रकार है, 7 में से कौन सा बोल रहे हैं, शोरसेनी अपभ्रंश, इससे इसका विकास हुआ है, क्योंकि हिंदी जो आपकी खड़ी बोली जो है, इसका आज के टाइम में जो आपकी खड़ी बोली बोली जा रही है, हिंदी का वह रूप है। अब देखो इसमें, लेकिन अगर मूल पूछते हैं तो मूल क्या है, संस्कृत, तो संस्कृत से इसकी क्या है, उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये आप समझ चुके होंगे कि हिंदी शब्द जो है, ठीक है, किस नदी के नाम पर जो है, ठीक है, इसका नामकरण हुआ है। फिर ये किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत से, है ना। संस्कृत के किस शब्द से हुई है, सिंधु से। फिर विदेशी भाषा का है। फिर ये ध्यान रखना, अमीर खुसरो ने जो है, जो उस समय देसी भाषा थी उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो हिंदी या हिंदी शब्द का। फिर इसके बाद जो है भाषा के रूप में जो है पहला प्रयोग किसने किया, तो ये शरफुद्दीन यजदी है। किसका
पोता था तैमूरलंग का, और कौन सी पुस्तक में मिलता है? जफरनामा। अब बात आ रही है आगे जो है नेक्स्ट। अब देखो जरा इसमें नामकरण की जो हमने बात की थी पीछे जो है मैप में समझाते समय, अब देखो जरा यहां पर हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो भारत के उत्तर पश्चिम में बहने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? ठीक है, सिंधु है। तो सिंधु से जो है इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति हिंदी शब्द की। अब देखो इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के कारण हिंद, इसे क्या कहा? हिंद देश कहा था, और तत्पश्चात ही हिंदू से क्या बना? हिंद बना था। अब देखो इसके बाद फारसी भाषा, ईरानियों की भाषा क्या है? फारसी है। इसके संबंध में मैंने बोला था कि जब हिंद बन गया था तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगाया गया था? इक प्रत्यय लगाया गया था, और इक प्रत्यय लगाने के बाद बहुत समय बाद कालांतर में इस कौ का क्या हो गया लास्ट में? ठीक है, इसका जो है लोप हो गया, और लोप हो जाने के कारण जो है क्या बच गया? हिंदी बन गया। तो इस प्रकार जो है हिंदी शब्द बना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है देखो यहां पर मैंने बोला सिंधु किसमें? ये वैदिक संस्कृत की बात हो रही है, जो अभी मैंने पीछे बताया था ये वैदिक संस्कृत की बात है। सिंधु शब्द किस भाषा का है? संस्कृत का है ना? तो ये संस्कृत का है तो कौन सी है? वैदिक संस्कृत है ना। अब इसके बाद जो ये सिंध है, अब कुछ जो है देखो इसमें कुछ वैदिक संस्कृत पढ़ने लिखने में कठिन होने के कारण फिर आगे किसका विकास हुआ था? लौकिक संस्कृत। अब ये लौकिक संस्कृत है, और जब इसका विकास हुआ तो इसमें जो है क्या है? यहां से सिंधु से जो है ऊ की मात्रा हट गई थी तो सिंध बन गया। फिर यहां पर ईरानियों ने अटैक किया, ठीक है, अटैक किया तो यहां पर उन्होंने व्यापार स्थापित किया, तो सिंधु नदी के लिए वो क्या करते थे? ठीक है, हिंदू कहते थे, और उनका उच्चारण जो है भिन्नता के कारण जो है वो सौ के जगह क्या बोलते थे? ह, और धौ के जगह दौ बोलते थे। तो ये ईरानियों की देन है, उन्होंने जो है सिंधु को जो है क्या कहा? ठीक है, हिंद कहा। देखो सिंध है तो हिंद हो गया, और ये किसने कहा? ये ईरानियों ने कहा, ईरानी। अब ईरानी जो है इन्होंने किसके लिए कहा? तो ये भी नदी के नाम है। तो देखो वैदिक संस्कृत में सिंधु नदी का नाम है, फिर लौकिक संस्कृत में जो है ऊ की मात्रा हट गई लेकिन नदी का नाम है, फिर ईरानी जो है उनके जो उच्चारण जो है ठीक है भिन्नता के कारण जो है हिंद बन गया। फिर इसके बाद जो है इनका जो एक प्रत्यय है इक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय बोला था? इक, ये लगा तो हिंदिक बन गया, और फिर जो है कालांतर में जो है कौ हट गया, ऊपर लिखा गया है तो हिंदी बच गया। और ये किसके लिए लिखवाया था? पीछे जो है यहाँ के निवासियों के लिए, ये हिंद देश के निवासी है ना, तो यहाँ के निवासियों के लिए जो है इसका प्रयोग हुआ था। अभी जो है भाषा के रूप में नहीं हुआ है, यहाँ के निवासियों के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति अगर बोले हिंद देश के निवासियों के अर्थ के रूप में हुई, और आगे चलकर यह शब्द जो है हिंद की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। तो ये कुछ फैक्ट है आपके सामने जो है नामकरण से संबंधित, कि कैसे आपका नाम यहां पर जो है बना है हिंदी। तो हमने बोला सिंधु से जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो हमारी नदी जो है सिंधु नदी जो है इसका जो है उद्गम हमने बताया था कौन सा? कि ये आपके जो है तिब्बत में जो है कैलाश मानसरोवर झील है उसके पास जो है चेमा युंगडुम ग्लेशियर है, वहां से ये नदी जो है आपकी निकलती है। अब देखो इसके बाद यहां पर हिंदी शब्द के नामकरण से संबंधित प्रमुख तथ्य, ये देखिए ये हेडिंग है, ये आपने लिखनी है। अब जो है देखो तथ्य, प्रमुख तथ्य जो है ये पूछे जाते हैं और ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें जो है ईरानी भाषा के प्रसिद्ध एक धार्मिक पुस्तक है दास्तेर, इसमें जो है हिंदू शब्द का जो पहली बार प्रयोग मिलता है। तो ध्यान रखना, अगर आपको आता है कि जो ईरानी भाषा है उसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है धार्मिक पुस्तक है दास्तीर है, उसमें जो है हिंद शब्द का क्या है पहली बार क्या मिलता है? प्रयोग मिलता है। तो ये भी आप जो है ध्यान रखना, ईरानियों की कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो उसका नाम है दास्तीर। अब दूसरा है, एक हमारे जो है लेखक है ये खड़ी बोली के पंडित राम नरेश त्रिपाठी, उनके अनुसार जो है ईरानी साहित्यों में भारत को हिंद देश कहा गया है। तो राम नरेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं कि जो ईरानियों के जितने भी ठीक है पुस्तकें हैं साहित्य लिखे गए हैं उसमें भारत को जो है हिंद देश कहा गया है। अब इसके बाद महर्षि वेदव्यास जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ईरान के शासक जो उस समय थे वो शाह गस्तस्य थे, इनके दरबार में गए थे जिन्हें जो इन्होंने हिंद देश का निवासी कहा था। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। महर्षि वेदव्यास को ईरान के शासक ने जो है क्या कहा था? हिंद देश का निवासी। और किसके दरबार में गए थे उस समय ईरान के? तो ये शाह गस्तसी वहां का उस समय क्या था? शासक था। अब देखो इसके बाद डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी, इसके अनुसार क्या है? इन्होंने कहा कि जो ईरानी साहित्य है उसमें जो है हिंद शब्द का प्रयोग सिंधु
और उसके आसपास की नदियों वाले क्षेत्र के लिए किया जाता है। आप अभी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में कि जो आपकी सिंधु नदी है ये पंचतंत्र बनाती है, तो ये सिंधु नदी है। फिर ऐसे जो आपकी जो है क्या है, ये सतलज आती है, ये भी तिब्बत से आती है, हिमाचल प्रदेश से एंट्री करती है। फिर इसके बाद जो है यहां पर जो है और नदियां भी है, ऐसे जो है रावी है, तो वैसे व्यास है, तो ये 5 नदियां हैं। तो इन्होंने कहा जो है डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी है, उन्होंने क्या कहा कि जो ईरानी साहित्य उसमें हिंद शब्द का प्रयोग सिंधु और उसके आसपास की जो नदियां है, सिंधु तो ये है, उसके आसपास जो है रावी है, व्यास है और क्या सतलज है, कि इन क्षेत्र के लिए जो है ठीक है हिंद शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये किसका कहना है, डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी। अब इसके बाद जो है आप देखें यहां पर एक इब्र अब मुकप्पा, ये अरबी विद्वान है प्रसिद्ध, इसने जो है पंचतंत्र का अरबी भाषा में, किस भाषा में, अरबी भाषा में अनुवाद किया। और किस नाम से किया, इसने जो उसका जो जब अनुवाद किया तो उसका नाम रखा था ठीक है कलील उल दिमत्रा नाम से किया था। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा अरबी विद्वान है जिसने पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलील उल दिमत्रा के नाम से किया था, तो उसका नाम है इब्र अब मुकप्पा, इसने किया था। और जब उन्होंने कर लिया तो उन्होंने बताया कि पंचतंत्री की जो भाषा है ठीक है उसको जो है जबाने हिंदी कहा था। तो इसने जो है क्या कहा उस समय कि पंचतंत्री की जो भाषा उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया, जबाने हिंदी कहा था। अर्थात इसका मतलब है प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंद का अर्थ में किया गया था। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अब थोड़ी सी यहां पर जो है पंचतंत्र के बारे में ठीक है पढ़ते हैं। अब देखो यहां पर जो ये पंचतंत्र है ये मूल रूप से जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो आप ध्यान रखना ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में, तो आप जो है ध्यान रखेंगे संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा, पंचतंत्र है ना। अब इसके रचनाकार कौन है भारत के, तो आप जो है ध्यान रखना विष्णु शर्मा। कौन है, विष्णु शर्मा, ठीक है, कौन है, विष्णु शर्मा। अब देखिए इसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है दुनिया में सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित जो पुस्तक है ये भी आपके पास जो है क्या है, पंचतंत्र है। लगभग 50 से अधिक भाषाओं का अनुवाद जो है दुनिया में इसका किया गया है। तो सर्वाधिक भाषा में अनुवादित होने वाली ये क्या है, पुस्तक है। और किसके द्वारा लिखी गई है, विष्णु शर्मा। और किस भाषा में लिखी गई थी, मूल रूप से संस्कृत भाषा में, है ना। और इसका जो है अरबी भाषा में जो है अनुवाद किसने किया, इब्र अब मुकप्पा। किस नाम से किया, कलील उल दिमात्रा। और इसके बाद उन्होंने जो इसकी भाषा को क्या कहा था, जबाने हिंदी कहा था। तो कितने क्वेश्चन आपके जो इसमें बन सकते हैं। जितनी चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं बहुत डीप कॉन्सेप्ट है और आप इसको जो है नोट कर लें सब। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं यहां पर। अब हमने अभी जो पीछे बात की थी अमीर खुसरो की, है ना। तो ये अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो इसने जो है 13वीं 14वीं शताब्दी में जो है अपने ग्रंथ जो है एक ग्रंथ लिखा था उन्होंने, कालिक बारी नामक पुस्तक लिखी थी। और उसमें जो इसने देसी भाषा या मध्य भाषा के रूप में हिंदी या हिंदी या हिंदई शब्द का प्रयोग किया था। अभी मैंने पीछे भी आपको बताया अमीर खुसरो ने जो है 13वीं 14वीं शताब्दी में जो है क्या लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कालिक कबारी, है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना। और ये पढ़ा जाता है, तुमने जो है ग्यासुद्दीन तुगलक पढ़ा होगा, उसके जो बेटा था उसको जो है व्याकरण के रूप में व्याकरण लिखा था इस पुस्तक में फारसी भाषा में। और तब जो उन्होंने जो उसको सिखाने के लिए ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो अब जो है उसमें जो है हम बोलते हैं जो ये हिंद शब्द है या हिंदी शब्द है या हिंदवी है या हिंदई है, इस शब्द का प्रयोग जो है किस रूप में किया गया है, देश भाषा या मध्य भाषा के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद है यहां पर देखो ये ग्रंथ जो लिखा गया है कालिक बारी, है ना ग्रंथ, ये फारसी में है। और हिंदी कोश, कोश का मतलब होता है ये डिक्शनरी है, ग्यासुद्दीन तुगलक के बेटे को सिखाने के लिए जो है ये लिखा था। और इसमें ये लिखा गया है कि लगभग 30 बार जो इसमें हिंदी और 5 बार हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना कालिक कबारी ग्रंथ में जो है कितने बार हिंदी या हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। तो जो तो है हिंदी इसका जो है 30 बार है और जो हिंदी है इसका 5 बार। लेकिन किसके लिए किया गया है, ये जो है देसी भाषा के रूप में जो इसका प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद जो है थोड़ा अमीर खुसरो के बारे में इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। अमीर खुसरो का जन्म ठीक है कहां पर हुआ था, तो आप ध्यान रखना बदायूं या पटियाली आता है। और कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश, जहां के अभी सीएम कौन है,
योगी आदित्यनाथ है। अब देखो इसमें यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अमीर खुसरो है, इनका मूल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का क्या है? मोहम्मद हसन था। अब इसके बाद ये आता है कि भाई किस व्यक्ति को जो है तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो, ठीक है, या तो तूतिया होता है या क्या होता है? तोता ए हिंद नाम से इनको जाना जाता है। तो इनका क्या है? उपनाम है। अब देखो इन्होंने किसका आविष्कार किया था? आविष्कार जो सितार और क्या है? तबला है, और क्या है? कवालियां जो मुस्लिम धर्म में गाई जाती है। इसका जन्मदाता भी किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अब आपको आता है खड़ी बोली का जनक जो है किसको कहा जाता है या माना जाता है? तो अमीर खुसरो। लेकिन ध्यान रखना, इसको जो है जो इसने किताब लिखी थी, ठीक है, उसको मान्यता नहीं दी थी। इसने अपने रचनाओं में जो है बोलते हैं खड़ी बोली का जो है कुछ इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन जो इस पर लिखी गई पहली पुस्तक है जो इंपॉर्टेंट है वो प्रेम सागर है। कौन सी है? प्रेम सागर है, ठीक है। खड़ी बोली की पहली पुस्तक जो है किसको मानी जाती है? हालांकि और भी जो है मानी जाती है, लेकिन ठीक है बहुत सारे विद्वान जो उसको ठीक है मानने से इनकार करते हैं। तो किसको जो है सबसे ज्यादा विद्वानों का मत किस पर है? प्रेम सागर। और इसके लेखक कौन है? लल्लू लाल मिश्र है। कौन है? लल्लू लाल मिश्र। तो ये खड़ी बोली की ठीक है पहली पुस्तक मानी जाती है, लल्लू लाल मिश्र, है ना। सॉरी। अब देखो जरा इसमें नेक्स्ट है ना। अब नेक्स्ट में जो है जाते हैं पोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान। अब देखो हमारी जो हिंदी है या खड़ी बोली है, इसके विकास में जो सबसे ज्यादा योगदान माना जाता है वो किस कॉलेज का माना जाता है? तो उसका नाम है ठीक है पोर्ट विलियम कॉलेज। अब एक तो क्वेश्चन यही आता है कि हिंदी या खड़ी बोली, ये लिखा गया यहां पर, ठीक है, हिंदी या खड़ी बोली, इसके विकास में जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक योगदान जो है किसका है? तो पोर्ट विलियम कॉलेज का रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहां पर है? तो ये ध्यान में, ये जो है आपका कलकत्ता के अंदर है। कहां पर है? कलकत्ता। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसको पूछा जाता है भाई संस्थापक कौन है, किसने की थी इसकी स्थापना? उस समय जो है लॉर्ड बेलेजली द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, और वह उस समय जो है भारत के क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के जो है तत्कालीन क्या थे? गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल। तो ये भी आप जो है ध्यान रखना कि पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है किसने की थी? लॉर्ड बेलेजली, और उस समय ये भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। अब देखो इसमें यहां पर हमने ये तो बता ही दिया है कि हिंदी और खड़ी बोली के विकास में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किस कॉलेज का रहा है? तो पोर्ट विलियम कॉलेज का रहा है। अब स्थापना का उद्देश्य क्या है भाई, क्यों की गई इसकी स्थापना? देखो जब अंग्रेज यहां पर राज कर रहे थे तो हमारे जो है यहां पर जो गांव थे, शहर थे, तो वहां पर जो है ठीक है यहां हिंदी या अपनी जो लोकल भाषाएं थी उसका जो है प्रयोग होता था। अंग्रेज तो इंग्लिश जानते थे, ठीक है। अब इनको जो है भारत में जब शासन कर रहे तो लोगों से जो है क्या है? इंटरेक्ट होना था। इंटरेक्ट कैसे हो? इनको तो हिंदी आती नहीं थी या अन्य भाषाएं नहीं आती थी, तो इसके लिए इन्होंने जो यहां पर ठीक है क्या है? पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और सीधी बात क्या है, देखो जो इन्होंने यहां पर सिविल सेवक, जो सिविल सर्विसेज जो होती थी, वह जब एग्जाम फाइट कर देते थे तो उनको जो एरिया मिलता था वहां उनके लिए जो है वह भाषा आनी चाहिए थी, तो आनी चाहिए थी, तो इनको तो नहीं आ रही थी। तो इसके उद्देश्य के लिए जो है यहां पर ठीक है इस कॉलेज की स्थापना हुई है। और यहां पर साफ शब्दों में जो है क्या है कि भाई सिविल सेवकों को स्थानीय भाषा जो है और संस्कृति आदि का ज्ञान देने के लिए, भाई अगर ये सीखेंगे और वहां की संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, ठीक है, तो पहले जो इनको जो है इस कॉलेज में सिखाया जाता था, फिर उसको जो है उन क्षेत्रों में भेजा जाता था। तो इसका स्थापना का उद्देश्य क्या था? सिविल सेवकों को स्थानीय भाषा और संस्कृति आदि का ज्ञान देने के लिए। अब देखो ठीक है दूसरा पॉइंट देखो, भारतीय भाषाओं में गद्य लेखन को बढ़ावा देने के लिए इस कॉलेज की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इन्होंने क्या करा? जो हमारी यहाँ पर किताबें थी उसका अनुवाद कराया गया, ठीक है, और क्या है फिर एक अपना कोश बनाया और एक हिंदी कोश, दोनों की हिंदी में है तो उसका मीनिंग क्या बनता है, इसे इन्होंने हिंदी कोश की यहां पर स्थापना की थी। अब देखो इसमें 1854 ईस्वी, ये मेन पॉइंट है, 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने इस कॉलेज को बंद करवा दिया था, ठीक है। अब ये भी आता है कि जो ये पोर्ट विलियम कॉलेज है ये कब बंद हुआ? तो 1854, और उस समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी यहां पर गवर्नर जनरल थे, है ना। तो ये लॉर्ड डलहौजी है जिसको भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। बहुत सारे जो इसके क्या है ठीक है क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो भी पढ़े। अब देखो इसमें तो इनके सिफारिश पर ही ये जो है आपका कॉलेज
क्या हुआ था, बंद हुआ था। तो ये तो हमने यहां पर पढ़ लिया है। अब देखो, अब जब ये स्थापित हुआ तो उसके प्रोफेसर कौन बने, यहां पर देखो अंग्रेज प्रोफेसर, एक शायद यहां पर जो है जॉन गिलक्रिस्ट जो है छूट गए हैं शायद, थोड़ा एक मिनट जरा नीचे तो नहीं, वो स्लाइड ही छूट गया ना। अब देखो इसमें जो है नेक्स्ट मैं बता देता हूं थोड़ा, जो इसके जो है प्रथम आचार्य जो है, प्रथम आचार्य जो है वो कौन बने, जो पहला जो व्यक्ति इसमें जो है प्रोफेसर बना, ठीक है, वो आपका जो है जॉन, ठीक है, कौन था पहला आचार्य, तो इसका जो है आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, देखो जरा पहले जो है इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अन्य अंग्रेज प्रोफेसर, एक तो जो है आपका कौन है, कैप्टन जेम्स माउंट, ये सेकंड नंबर पे होगा, और इसके जॉन गिलक्राइस्ट बोलते हैं जो पहला था, आप लिखिए लो वहां पर जॉन गिलक्राइस्ट, गिलक्रिस्ट नहीं लिखना है, गिलक्राइस्ट, ये पहले आचार्य माने जाते हैं, ठीक है, गिलक्राइस्ट ये माने जाते हैं। अब देखो इसमें जो है थोड़ा आपको मैं साइड बता तो दिया है। देखो हमने बोला कि जो पोर्ट विलियम कॉलेज है, इसका पहला आचार्य जो है किसको चुना गया था, तो ये है जॉन गिलक्राइस्ट। और जो ये जॉन गिलक्राइस्ट है, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना, ये प्रथम जो है, ठीक है, जो विभाग बना था हिंदी का, उसके पहले अध्यक्ष यही बने थे, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो जॉन गिलक्राइस्ट। अब इसके बाद जो हमने जो है यहां पर बोला दूसरे नंबर पे कौन है, कैप्टन जेम्स माउंट, है ना, और इसके बाद कौन है, विलियम्स टेलर, और इसके बाद कौन है, मेजर विलियम प्राइस। जो आपके जो है ये आपके जो है कौन हुए, प्रोफेसर हुए, तो ये जो है आपके जो है पहला कौन है, जॉन गिलक्राइस्ट, फिर दूसरा कौन है, कैप्टन जेम्स माउंट, ये 1806 से और 8 तक बना। इसके बाद जो है विलियम टेलर है, ये 1808 से 1823 तक बना। इसके बाद जो है मेजर विलियम प्राइस, ये 1823 से 1831 तक, सबसे लंबा कार्यकाल इसका रहा, सबसे लंबा कार्यकाल प्रोफेसर के रूप में, सबसे लंबा कार्यकाल। अब देखो इसमें जो है यहां पर जो है नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन इसमें देखो जरा यहां पर, इसके बाद जो है प्रोफेसरों की नियुक्ति जो है नहीं हुई, केवल, ठीक है, भाका, इसका मीनिंग है भाषा, मुंशी और पंडित, ठीक है, पढ़ाते रहे इसमें, क्योंकि प्रोफेसर तो नहीं हुए नियुक्त। अब उसके बाद जो है इसमें जो मुंशी चुने गए थे भारत के, ठीक है, मुंशी का मतलब क्या है, जो पढ़ाने वाले अध्यापक थे, ठीक है, वो पढ़ाने लग गए इसमें जो है, और वही पढ़ाते रहे। अभी हम उनकी भी बात करेंगे आगे। अब देखो इसमें जो ये कैप्टन विलियम टेलर है, इसके बारे में कथन आता है, आप देखें जरा कि 1815 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थ के रूप में जो है इन्होंने किया था। ध्यान रखना, सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थ के रूप में किस व्यक्ति ने किया था, विलियम टेलर। कब की बात है, 1815। अब इसके बाद देखो हिंदुस्तानी भाषा को सर्वप्रथम हिंदी नाम से विलियम प्राइस ने पुकारा था। सीधी बात यह है कि हिंदी नाम को आधुनिक अर्थ में प्रचलित करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, तो उसका नाम है विलियम प्राइस। यह ध्यान रखना, किसके बारे में, हिंदी नाम को आधुनिक अर्थ, जो वर्तमान अर्थ है, उसमें प्रचलित करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, तो उसका नाम है विलियम प्राइस। अब नेक्स्ट देखो जरा, यहां पर जो है हमने बोला था कि जब प्रोफेसर चुनना जो है बंद हो गए, तो उसके बाद जो है, ठीक है, हमारे लोग जो इसमें जो है मुंशी के रूप में चुने जाते थे, मुंशी के रूप में। जैसे आपका जो है जॉन गिलक्राइस्ट है, वह जब बना था तो उसकी सहायता सपोर्टिंग के लिए जो है वहां पर जो है जो हिंदी खड़ी बोली वगैरह जानते थे, उनको जो है मुंशी, ठीक है, के रूप में उसमें चुना गया था, अध्यापक के रूप में चुना गया था, ठीक है। अब देखो ये देखो खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 विद्वान कौन थे उस समय, एक तो सदल मिश्र है और एक जो है लल्लू लाल, ठीक है, मिश्र है, ये 2 लोग है ना। ये जो है पोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी थे, ठीक है, किसमें, पोर्ट विलियम कॉलेज, इसमें मुंशी रहिए, पोर्ट विलियम कॉलेज, इसमें क्या रहे, ये मुंशी के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। मुंशी कैसे बोलते, भाका या भाषा मुंशी, ये हिंदुस्तान के थे, तो ध्यान रखना इनकी नियुक्ति हुई थी। अब देखो बाकी ये बाहर के हैं, ठीक है, इन्होंने बाहर काम किया, इन्होंने जो है जो ये 2 लोग हैं, इन्होंने पोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर काम किया और इन्होंने जो है बाहर किया, है ना काम। अब जो ये सदल मिश्र है, ठीक है, नासिकेतोपाख्यान, और इसी का नाम एक चंद्रावली मिलता है, ठीक है, ये इसकी रचना है, ठीक है, खड़ी बोली में है, ऊपर लिखा गया है। अब ये क्वेश्चन आते हैं, नासिकेतोपाख्यान जो है, ठीक है, इसके जो है रचनाकार कौन है, सदल मिश्र है। और दूसरा क्या, प्रेम सागर, इसके रचनाकार कौन है,
लल्लूलाल मिश्र है। और ये खड़ी बोली की पहली पुस्तक इसको मानी जाती है, खड़ी बोली की पहली पुस्तक है ना। तो ये भी आप जो है ध्यान रखना, खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक। अब इसके बाद जो है तीसरा जो है व्यक्ति है सैयद इंशा अल्लाह खां। इसका भी आता है रानी कैद की कहानी जो है ये किसकी रचना है, तो सैयद इंशा अल्लाह खां। अब इसके बाद आता है सुख सागर। सुख सागर जो है किसने लिखी है, तो उसका नाम है, ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल, है ना, मुंशी सदा सुखलाल। अब देखो इसके बाद जो है बस यहीं पर जो है समाप्त करते हैं यार। एक